नमस्कार। नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 497 वेबिनार है। वेबिनार नंबर 497। आज के वक्ता हैं जामनगर से डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया साहब, जो आज हमें पिरामिड के जटिल रहस्य के बारे में बताएंगे। उन्होंने पिरामिड के ऊपर एक गुजराती में किताब भी लिखी है। तो डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया साहब से विनती है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी। बलदाणिया साहब। नमस्कार। जय जय धन्वंतरी। गिरनारी मंडल के सभी एवं आमंत्रित को सबको मैं जय धन्वंतरी करके स्वागत करता हूँ। इससे पहले थोड़ा एक प्रार्थना करके बाद में हम लोग विषय शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ गुरु में देव सर्वकार्य सुसंपन्न साकारं शिखरसेनं सर्वकारं सुरेशं विश्वाधारं पुरुषं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगिविद्यान्तं वन्दे शम्भु भौभयहरं सर्वलोकनाथं गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै। हेलो, आज हम लोग पिरामिड के गूढ़ रहस्य नामक विषय का वेबिनार कर रहे हैं। उसमें खास करके पायरा जो ग्रीक शब्द है, पायरा यानी कि अग्नि, और हम कहते हैं तो हमारी भाषा में ऊर्जा भी कह सकते हैं। बीज के बीच में, जिसके बीच में अग्नि यानी कि ऊर्जा का स्रोत है, उसको पिरामिड कहते हैं या पायरामिड भी कहते हैं। ये पिरामिड जहाँ पर इजिप्ट में बने हुए हैं, उस समय प्राचीन समय में ये 3 पिरामिड मुख्य है जो अभी चित्र में दिखाए गए हैं। पहला फोटो हमारे गुरुजी का था, डॉक्टर एम.यू. बहादुर करके। वो यहाँ पर फार्मेसी के डायरेक्टर थे, मेडिसिनल प्लांट के अभी डीन रह चुके थे, और अकल्ट विद्याओं में 10 प्रकार की हमारी एक विद्याओं की सोसाइटी थी, उनके वो प्रमुख थे और मैं सेक्रेटरी था। उस समय अलग अलग विद्याओं सोसाइटी चला है। इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी फॉर अकल्ट साइंसेस। ये अलग अलग 10 विद्याओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं तो ये पहले सोसाइटी 10 विद्याओं में थी। उसमें से एक था द डिवीजन ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग साइंसेस, यानी कि इस विभाग में देवी चिकित्सा संबंध में जानकारी दी जाती थी। उसमें खास करके आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ प्राचीन अन्य चिकित्सा जैसे मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग चिकित्सा, रेकी चिकित्सा, क्रिस्टल चिकित्सा, साउंड थेरापी, वाइब्रेशन थेरापी, वर्म थेरापी वगैरह दिव्य चिकित्साओं का समावेश इस विभाग में किया जाता था। नंबर 2, द डिवीजन ऑफ प्रिडिक्टिव साइंसेस। इस विभाग में ज्योतिष शास्त्र को प्राधान्य रख के उसकी जानकारी दी जाती थी। भारतीय दर्शन अनुसार ज्योतिष एक वेद का महत्वपूर्ण अंग है। इस विभाग में गणित और फलित वगैरह विभाग की जानकारी देकर खगोल शास्त्र और समुद्र शास्त्र, अंक शास्त्र साथ में रहते हुए इनकी जानकारी दी जाती थी। कोई भी पेशेंट आता है, उस समय में हमने वो रिसर्च भी किया था। अलग अलग अंतरी भाई करके हमारे 3 पीढ़ी के ज्योतिष आचार्य थे, उनको कुंडली दिखाते थे कोई भी रोगी की, और फिर देखते थे कि उसके अंदर उसका आयु वगैरह कितना है, उसका बल कितना है, और क्या क्या उसके ग्रह दोष है, उसके हिसाब से क्या चिकित्सा करनी चाहिए। आयुर्वेद की औषधियों के साथ अन्य चिकित्सा की हम लोग अल्टरनेटिव थेरापी, जिसको हम लोग वो कैसे उनका भी हम लोग उपयोग करते थे। द डिवीजन ऑफ तीसरा है वास्तु साइंसेस, यानी कि तन और मन स्वास्थ्य रखना तो ये, लेकिन उसके साथ साथ अपना घर की ऊर्जा
रखना बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से हमने गृह वास्तु, मंदिर वास्तु, गांव वास्तु, दुर्ग वास्तु वगैरह हम लोगों ने सीखा था। उस समय सम्रागढ़ सूत्रधार राजा भोज की और विश्वकर्मा प्रकाश नाम की ये 2 ग्रंथ लेके 1 साल तक अध्ययन करके फिर वास्तुशास्त्र का आगे हम लोग बढ़े और उसमें हम लोग ने कई मकानों का वगैरह वास्तु किया। द डिवीजन ऑफ पिरामिड साइंसिस चौथा है। उसमें जैसे विश्व के अंदर 7 अजैब युग है। अपना भारत का ताजमहल है, फ्रांस का एफिल टावर है, इस तरह से इजिप्ट का पिरामिड का है जिसको अजूबा बोल सकते हैं। तो 7 अजूबा में से एक है। उसके बांधकाम का क्या रहस्य है, क्या उसका उपयोग करते थे, किस तरह से वो मोमिफिकेशन करते थे, तो उनका हेतु क्या था, उनकी परंपरा कहाँ से उसका मूलभूत चली आ रही थी, वो सब का उसके ऊपर रिसर्च किया था। उस डिवीजन का मैं मुझे हेड किया गया था। मैं सेक्रेटरी का सोसाइटी में सेक्रेटरी था और पिरामिड डिवीजन का भी हेड था। तो उसके बाद द डिवीजन ऑफ योग साइंसिस, यानी कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए 7 योग के बाद मन की गति को रोकने के लिए अष्टांग योग, या खास करके 2 प्रकार के राजयोग और हठ योग का वर्णन इस विभाग में किया जाता था। प्राचीन योग आचार्य ऋषि मुनियों ने समझाया हुआ, उनका संशोधन किया हुआ विभाग, इस योग विभाग में हम लोग आगे बढ़ सकते थे। द डिवीजन ऑफ अल्ट्रासाइकोनिक साइंसिस, ऋषि मुनि को पता था कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा सुव्यवस्थित होने से के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के शरीर के साथ मनोभाव को भी साथ में रखते हुए, खास करके शरीर का विच्छेदन करके तो हम लोग कोई भी ऑर्गन को देख सकते हैं, लेकिन मन का नहीं देख सकते। लेकिन मन ही सब रोगों का कारण या कोई या दुख का कारण होता है। इसलिए मन की अलौकिक शक्ति देखने के लिए, उसके अनुभव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का भी उपयोग कर रहे थे। जैसे डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, क्रिस्टल गेजिंग आता है, टेलीपैथी आता है, फोटोग्राफी करके आते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग आदि सब साइंसिस है। अल्ट्रा साइकोनिक्स और मेटा साइंसिस, इसके अंदर अल्ट्रा साइकोनिक्स के अंदर जानकारी दी जाती थी। तो डिवीजन ऑफ फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल साइंसिस, तो मानव कुल है जो सब अपना अपना धर्म निभाते, जैसे हमारा सनातन धर्म है, मुस्लिम संस्कृति धर्म है, जैन संस्कृति है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, अलग अलग शाखाओं में सिख धर्म है। तो वो लोगों का अपना अपना हेतु क्या था सब धर्मों का, और उनके संत, उनके महात्मा, उनके पीर, पैगंबर या ईश्वर क्या क्या संदेशा देते थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये के लिए हमने कोशिश की। ये फिलोसॉफिकल स्विंग करके द डिवीजन ऑफ तंत्र साइंसिस, भारत में सनातन धर्म के साथ साथ आगम मार्ग यानी कि तंत्र शास्त्र का प्रचार बहुत हुआ था। तंत्र शास्त्र एक कलयुग के लिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो शॉर्टकट है। कलयुग में कोई विशेष वर्णावस्था, धर्म का विषय, सिद्धांत वगैरह सामान्य नहीं रखते हुए एक अलग ही मार्ग तंत्र का अपना के उन्होंने बहुत कम श्रम में अच्छी सिद्धि प्राप्त करने वाले जो तांत्रिक हो गए थे उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। द डिवीजन ऑफ अल्केमी साइंसिस, प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखा, खास करके माहेश्वरवाद और शिव तादात्म्यवाद, उन्होंने पारद का आविष्कार किया। तो मन इतना चंचल है, एक पिंडे तक ब्रह्मांड का सिद्धांत के अनुसार, इतना ही ब्रह्मांड के अंदर एक पारद ऐसा है जो मर्क्यूरी, जिसको हाइड्राजीरम के Hg, वो इतना चंचल है कि मन से भी ज्यादा वो चंचल है। तो उसको अगर बंधन किया जाए और उसको शरीर में लिया जाए और मन को स्थिर किया जाए, लंबी आयु से योगाभ्यास और साधना की जाए तो ईश्वर प्राप्ति सुलभ हो सकती है। तो ये दचर शास्त्र धातु आदार्थम में विधि मंत्र ये वेद द्वारा मुक्ति परम प्रयोजन, यानी इस शास्त्र का मोक्ष लेने का परम प्रयोजन था। या अल्केमी साइंस में मैंने एमडी किया हो, जिसको रस शास्त्र बोलते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करके मैंने एमडी डिग्री प्राप्त की थी। डिवीजन आता है दूसरा, द डिवीजन ऑफ सीक्रेट प्लांट साइंसिस, गिरनारी मंडल का खासकर वनस्पतियों का विज्ञान है। उसमें भी मानव कुल के सर्वोत्तम वनस्पति के साथ
अस्तित्व रहता है। पृथ्वी पर हमसे पहला भी वनस्पति आ गई थी। तो वातावरण को संतुलित रखने के लिए भी वनस्पति का खास जरूरी है, पर्यावरण के लिए भी खास जरूरी है। उसमें भी हम लोगों ने दिव्य औषधियों दी थी। और मैंने इसके पहले सीक्रेट प्लांट साइंस के ऊपर एक प्रवचन वेबिनार किया था। उसमें हम बोला था राशिवन, नक्षत्रवन, पंचदेवतावन, ऋषिवन, नवग्रहवन और अलग अलग प्रकार के नक्षत्रवन आदि, और अलग अलग दूसरे भी सिद्धि विनायक वन, ये वगैरह वन कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्कूल कॉलेज के आसपास क्या करना चाहिए, फार्म हाउस में कैसे वन होना चाहिए, तो उनका हम लोग गाइडेंस देते थे। जमीन हो उस प्रकार के वो दिव्य औषधि कहाँ कहाँ पर उसको वृक्षारोपण करना है, और उससे हम लोग लाभ ले सकते हैं। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में महासरस्वती वन या सिद्धि विनायक वन का वृक्षारोपण कर सकते हैं। कोई साधना वगैरह कुटीर के लिए अशोक वाटिका का उपयोग, जैसे रावण ने सीता जी के लिए लंका में बनाई थी, जैसे अशोक वाटिका, उसमें 46 आयुर्वेद की वनस्पतियों का वर्णन किया है। गिरनार साधना आश्रम जूनागढ़ में ये अशोक वाटिका बनाई थी। इसलिए इस तरह अलग अलग वनों की दिव्य वनस्पतियों की स्थापना करके उनकी ऊर्जा के साथ हमारे पहले जो गार्डन थे वो पुराण के खास करके वो जो गार्डन थे वो दिव्य औषधि के आध्यात्म औषध वन, डिवाइन मेडिसिनल प्लांट गार्डन जिसको बोलते हैं इसे। उस प्रकार से अभी जो आए हैं वो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से गार्डन खाली 100 के होते हैं, लेकिन जो ऊर्जा उत्पन्न करे वो दे, ऐसा गार्डन उस समय पर होता था। जो जो हेतु के लिए जो अलग अलग विविध गार्डन बनाए जाते थे, जैसे लड़के लड़की की शादी हो तो नंदन वन में भेजा जाता था। तो नंदन वन ऐसी वनस्पति ऊर्जा देती है तो पूरा सेटिस्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से विद्याभ्यास के लिए, इस तरह साधनाओं के लिए, इस तरह अलग अलग प्रकार के गार्डन का भी हम लोग डेवलप करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये पिरामिड आज का विषय खास करके उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। खास करके 3 प्रकार के पिरामिड इजिप्ट में थे। सबसे प्राचीन संस्कृति भारत, इजिप्ट और चाइना, ये 3 मानी जाती है। वो सब अकल्ट यानी कि गूढ़ रहस्य उन तीनों जगहों पर पड़े हुए हैं। उसमें खास करके भारत का नेतृत्व बहुत अच्छा था, और चाइनीज यात्रियों ने इजिप्ट वगैरह में भी जाके हम लोगों ने उसका भी अभ्यास किया था। खास करके गीजा के खुफिया चीफ्स करके मुख्य पिरामिड है, जो कैरो इजिप्ट की राजधानी से 24 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर ये 3 मुख्य पिरामिड का उपयोग जो भी आप साइड में देख रहे हैं वो होते हैं। लेकिन पिरामिड जितने बाहर है दिख रहे, ऐसा नहीं, उसके नीचे दूसरी 2 छोटी छोटी स्लाइड दिखाई, ये अंडरग्राउंड भी इतने पिरामिड का है, जो बाहर है उससे ज्यादा अंडरग्राउंड है। तो उस तरह का उसका स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। गीजा का खुफिया चीफ्स पिरामिड कहते हैं। दूसरा पिरामिड है केफ्रोस जीपीस यानी कि खापरा का पिरामिड, और तीसरा है मेनक्योर यानी कि माया सीरीज का पिरामिड। इस तरह से ये 3 मुख्य पिरामिड का हमारे यहाँ में बनाए गए थे। उस पिरामिड को लगभग उसकी हाइट 480 फुट और 11 इंच थी, और उसका उसके अंदर 13 एकड़ जमीन के अंदर 4,000 मजदूरों के द्वारा 30 साल तक प्रयत्न करके, मजदूरी करके, मेहनत करके ये पिरामिड बनाए गए थे, जिसमें 2,30,000 कैल्शियम स्टोन यानी कि चूना के पत्थर का उपयोग किया गया था। सबसे छोटा पत्थर 2 टन का और सबसे बड़ा पत्थर 15.5 टन का वजन का था, आयताकार। और वो पत्थर को उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, उठाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था। उस जमाने में लोह की यानी कि आयरन की भी शोध नहीं हुई थी। तब जाके उन्होंने ये पिरामिड किस तरह से तराशे थे और किस तरह से ऊपर चढ़ाए थे, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। अगर ये एक पिरामिड खोल दिया जाए, काश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 फीट का चौड़ा पक्का रास्ता हो सकता है, इतने पत्थर वहां से आए थे। तो खास खूबी तो ये है कि पिरामिड जहाँ इजिप्ट में वहां पर रेतीला ही है, यानी कि डेजर्ट है, आसपास कोई पत्थर की खान नहीं हो। तो कहाँ से ले आए होंगे? उनके पास एक नाइल नदी थी,
नाइल नदी के द्वारा वो ले आए, लेकिन कहाँ से ले आए एक रहस्य था। तो हम लोगों ने उसका एक रिसर्च किया था। सबसे नजदीक जो आता है वो पोरबंदर का इलाके का आता है, तो वहाँ के पोरबंदर की पत्थर की जो खदाने हैं, वहाँ जाके उनके सैंपल लेके पिरामिड के जो इजिप्ट के सैंपल वगैरह सब का इकट्ठा करके एनालिसिस किया गया था। दोनों मिलते जुलते आए थे। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ से ही वो पत्थर भारत से वहाँ गए होंगे, क्योंकि उस समय भारत में भी अपना सनातन संस्कृति का स्थापना इजिप्ट में की गई थी। अभी जो भारत है वो भारत बहुत छोटा हो गया। अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा, वेस्ट ईस्ट, ये पूर्व पश्चिम पाकिस्तान, ये सब है। इजिप्ट भी हमारा ही एक था। उसके लिए मैंने वहाँ पर द्वारका में अभ्यास करने के लिए मैं गया था। नरभेराम शास्त्री जो द्वारका में मंदिर के पुजारी थे, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान पर पीएचडी किया था। तो मुझे वो राजा हसरत के लिए कुछ बातें हुई थी कि हसरत राजा ने अपनी संस्कृति का वहाँ स्थापना किया था। वो हसरत राजा कृष्ण भगवान की पीढ़ी का था। तो मैं जाके उनके पास से मैंने अभ्यास किया था। तो 82 के पीढ़ी में कृष्ण भगवान की 82 पीढ़ी के बाद जो हसरत नाम के एक राजा हुए, उन्होंने जाके हिंदू संस्कृति स्थापना वहाँ इजिप्ट में की थी। और जो रेती में दब गए थे ऐसे पिरामिडों को उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर अपना राज्य जमाया था। तो ये हिस्ट्री मुझे वहाँ से मिली। द्वारका के नरभेराम शास्त्री, अभी तो वो चल बसे हैं, स्वर्गवास हो गए, और 90 इयर्स की उम्र तक वो जिए थे और मेरे संपर्क में रहे थे। उन्होंने पीएचडी किया था हिस्ट्री ऑफ श्री कृष्ण में। उनका अभी जो प्रतिलिपि है वो अहमदाबाद की गुजरात गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में अभी सब चली गई। उस टाइम पर मुझे जेरोक्स करके दिया था संशोधन के लिए। तो इस तरह से अलग अलग पिरामिड हम देखें तो भारतीय संस्कृति का नाइल नदी जो भी जो चित्र में दिखाई देती है, उसके आसपास के पिरामिड बनाए गए थे। लगभग 100 के आसपास के पिरामिड, छोटे बड़े पिरामिड बनाए गए हुए थे पूरे इजिप्ट के अंदर। इस तरह से वो पिरामिड का एक महान अजायबी कह सकते हैं, इस तरह से बनाई थी। उसका बनाने का हेतु क्या था, ये हम लोग जाने तो ये कह सकते हैं कि ममीफिकेशन करके वहां पर उन्होंने मम्मी रखा था, राजाओं का मम्मी। क्या वो मम्मी के लिए था? कोई भी वस्तु वहां रखे तो वो सुरक्षित हो सकती है, यानी कि वो बिगड़ती नहीं, सड़ती नहीं, ऐसी ताजी ताजी रह सकती है। क्या उसके लिए बनाए गए थे? ये सब हमारे मन में क्वेश्चन आया था। खजाना वहां पर बहुत था। द ग्रेट गैलरी पिरामिड के अंदर है, वहां पर खजाना बहुत है। तो क्या खजाना छुपाने के लिए ये रखा गया था? क्या हेतु था आखिर? और ग्रह के लोग वहां आते थे, ऐसा भी यूफो जो अनआइडेंटिफाई जो डिश वगैरह आती है कभी कभी पर ग्रह से, वो लोग भी वहां पर ज्यादा आते जाते थे, ऐसा भी सुनने को आया था। तो क्या वो एक प्रयोगशाला थी और ये इस ग्रह से उस ग्रह के बात करने के लिए भी एक साधन सामग्री के रूप में, एक वेधशाला के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता था? ये सब हमारे मन में प्रश्न आए। तो उसमें हम लोगों ने काफी अच्छा संशोधन किया था। फिर वास्तुशास्त्र जो अपना भारतीय वास्तुशास्त्र है, उसके अंदर पिरामिड के अंदर कहाँ कहाँ छिपा हुआ है, उसका एक विशिष्ट प्रकार का अध्ययन किया गया। उसके ऊपर मैंने एक पेपर लिखा गया था। खैर वो तो वास्तुशास्त्र की बात अलग है। उसमें मैं वास्तुशास्त्र सेमिनार में 350 लोग आए थे और उसमें मुझे वो फर्स्ट प्राइज मिला था उस समय। तो पिरामिड के अंदर वास्तुशास्त्र नाम का एक मेरा सब्जेक्ट था, वो अलग से। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र सब विद्याओं जुड़ी हुई। वहाँ खगोल शास्त्र पूरा है। पिरामिड के ऊपर के भाग के अंदर जहाँ पर उसकी टोच होता है, वहाँ पर एक स्फटिक का पत्थर था। हमारे यहाँ भी स्फटिक की खदान यहाँ पर खंभात में है। मैं वहाँ पर खंभात में मेरे मित्र है भरत भाई पटेल, वहाँ जाके ठहरता था और अलग अलग स्फटिक का अभ्यास किया होता। पत्थर हमारे यहाँ एक ही पत्थर ऐसा है जो पत्थर ग्रो यानी कि वो बढ़ता है हमारे तरफ। तो इस तरह स्फटिक मणि जिसको बोलते हैं और जिसको शास्त्र में शिव चक्षु भी कहा गया है, तो सफेद कलर का पत्थर ऊर्जावान पत्थर है। वो पत्थर
सबसे ऊपर पिरामिड का ही आकार का लेके उन्होंने वहां ऊपर रखा था, जिससे उसकी ऊर्जा अंदर पिरामिड के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो, उसके लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया गया था। अब साइड में दो प्रकार के छिद्र से हवा के लिए हो गए या तो नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि ओरियस नाम के स्टार से, जिसको मृग शीर्ष नक्षत्र बोलते हैं, सीधा मृग शीर्ष नक्षत्र से सीधा उसमें वो रेज वगैरह वहां से आते थे और पिरामिड के अंदर कॉन्सेंट्रेट होते थे। मृग शीर्ष नक्षत्र का जिसका जन्म होता है वो इस विद्या के अंदर थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो मेरा अनायास से मेरा जन्म भी मृग शीर्ष नक्षत्र में हुआ था, तो मैं ये भी विद्या में आया था, थोड़ा आगे बढ़ सकता, आगे बढ़ा। और उसके अंदर आगे बढ़ के मैंने 2 किताबें लिखी, पिरामिड के गूढ़ रहस्य और ग्रह उपयोगी पिरामिड। एक अहमदाबाद से प्रकाशित हुई, एक सूरत गजानन पुस्तकालय से प्रकाशित हुई। तो इस तरह से 2 किताबें लिखी। पहली किताब में सिर्फ रहस्यों के लिए बातें हुई, दूसरी किताब में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से पिरामिड के अंदर उस जमाने में वो लोग सूर्य को देव मानते थे और पृथ्वी को माता मानते थे। धरती माता वो माता और सूर्य भगवान को वो देव मानते थे। तो सन गॉड कहते थे। उनका जो सबसे पावरफुल आदमी था, जिसको हम लोग गुरुजी बोल सकते हैं, मेनपता नाम उसका था। वो मेनपता के पास सब विद्याएं थी, मंत्र तंत्र ज्योतिष वास्तुशास्त्र 10 विद्याओं उनके पास थी। और एक अतीन्द्रिय शक्ति की भी विद्या थी। जैसे कोई पत्थर हो, उसको वो यहाँ से ऑर्डर करे, मन में वो कल्पना करे, तो पत्थर उठ के ऊपर चला जाए और वहां पर वो जाके जहाँ पर रखना हो वहाँ संकेत हो, वहाँ वो जाके फिट हो जाता था। इस तरह से वो मेनपता नाम के एक वहाँ आगे उनका चित्र भी दिया गया। मेनपता जी का आगे की साइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये पिरामिड के कंस्ट्रक्शन बांधकाम, जो हाथ में मैप लेके खड़े हुए हैं गुरुजी, जिसको मेनपता बोलते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि वो सूचना देते हैं, उस हिसाब से काम करना है। तो वहाँ पर 4000 मजूर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर वगैरह भी है, और वहाँ पर ये काम हो रहा है। तो रेती के बड़े बड़े लकड़े के ऊपर पत्थर रख के खींच के मजदूरों के द्वारा वो पत्थर लाए जा रहे हैं, और ये पिरामिड का ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ये उस समय का चित्र है। नेक्स्ट प्लीज। ये पिरामिड लिपि, पिरामिड के अंदर के भाग के अंदर विशिष्ट प्रकार के लिपि यानी कि लैंग्वेज लिखी गई थी। अभी भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सब लोग वहाँ पे उसका रिसर्च कर रहे हैं। वो कौवा का चित्र है, उसमें एक मुर्गा का चित्र है, हंस का चित्र है, इस अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों का चित्र में भाषा और लिपि के रूप में वो लिखी गई। आज भी वो डिकोड करना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर अभी संशोधन हो रहा है, फाइनल अभी संशोधन नहीं हो चुका। पिरामिड के अंदर के भाग के अंदर वो राजा बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, लिपि देख रहे हैं। राजा का चित्र है, फेरो, उसका नाम फेरो था, तुतनखामुन नाम के राजा थे। छोटी उम्र में वो राजा के रूप में आए थे, और उन्होंने ये सब आगे ताकि पिरामिड का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इन लोगों को पता था कि हमारी मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन हमारा शरीर को सुरक्षित रखना है, तो क्या करें। तो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मोमिफिकेशन मेथड से बॉडी को सुरक्षित करके फिर वो पिरामिड के किंग्स चैम्बर में रख दिया जाता था। क्वीन को क्वीन चैम्बर में, रानी को रख दिया जाता था, और बाकी के लोग भी वहाँ पर सेवक उनको खाने पीने की ये सब पिरामिड के अंदर व्यवस्था और खजाना की व्यवस्था भी होती थी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये मोमिफिकेशन की मेथड थी। तो मोमिफिकेशन में क्या होता है कि राजा की डेथ होने के बाद हृदय को छोड़ के सब अलग अलग प्रकार के हमारे लंग्स है, फेफड़ा है, स्टमक है, आमाशय है, आंत्र है, इंस्टेटाइन है, स्मॉल इंस्टेटाइन, बिग इंस्टेटाइन, ये सब निकाल के अलग अलग जार में बर्नियों में दवाई के अंदर रख देते थे, अलग रखते थे। सिर्फ हार्ट को ही शरीर में रखते थे। उसके ऊपर गुल वगैरह दिव्य वनस्पतियों का लेप कर देते थे, ढक के लेप कर देते थे। उसके ऊपर हमारे यहाँ ढाका, हमारे यहाँ इंडिया में ही, अभी बांग्लादेश हो गया,
ढाका में मलमल का कपड़ा बनता था। वो मलमल का कपड़ पूरा ढक्कन उसको ढक दिया जाता था और उसके अंदर पूरे बॉडी को एक ग्रेनाइट की पेटी के अंदर, बॉक्स के अंदर रख दिया जाता था। फिर उसको किंग्स चेम्बर में रख दिया जाता था। ये ममीफिकेशन एक मेथड है, बहुत लंबी है। मैंने सब ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ एकदम शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक में पूरा पुस्तक 1 घंटे में लेना मुश्किल है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये जो मेरा एक फोटो है उसमें जो मैं अलग अलग प्रकार के पिरामिड के मॉडल बनाए हैं, जैसे प्लास्टिक के, एक्रेलिक के, लकड़े के, ताम्र के, एल्यूमिनियम के, इस तरह अलग अलग। लोह के सिवा कोई भी धातु का हम लोग पिरामिड ले सकते हैं। उसमें उस समय लोह का उपयोग नहीं हुआ था और लोह इसकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है, इसलिए लोह धातु के सिवा सब धातु का बना के हम लोगों ने उसका अभ्यास किया था। खास करके ताम्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा आती, फिर एल्यूमिनियम, क्योंकि ताम्र धातु सूर्य की धातु है। हम लोग सूर्य का अर्घ भी देते हैं ना, तो भी हम लोग तांबे के कलश से देते हैं। या पानी पीते हैं सवेरे उठ के, रात को रखा हुआ, वो भी सबसे ज्यादा ऊर्जावान पानी होता है। इसलिए ताम्र का ऊर्जा सबसे ज्यादा देखी गई। इस तरह से अलग अलग मॉडल बना के उसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अलग अलग एक प्रयोग की बातें हैं, वो बातें बाद में। नेक्स्ट। तो ये पिरामिड के जो मॉडल बनाए गए हैं उसके अंदर एक मेथड है पिरामिड के 51.51 यानी 51.51 डिग्री की पिरामिड होनी चाहिए। कैसे बनाए पिरामिड, उसके लिए हम लोग वर्षों रखते थे, समय से रात तक हम लोगों के साथ सोसाइटी की ओर से मामूली खर्च लेके उसको पूरा दिन रख के खाना पीना वगैरह की सुविधा के रख के मॉडल बनाए जाते थे। वो मॉडल हर एक अपने घर में ले जा सकते, वो प्रैक्टिकल होता था। तो जैसे पिरामिड बनाना हो तो उसके लिए बाजू और बेज ऐसा करके त्रिकोण आकार का 4 पिरामिड का पुट्ठे का पहले बना के सिखाते थे। तो जैसे 10 इंच का हो, यानी कि बेज उसको कहते हैं, पाया, तो आसपास के जो दोनों बाजू है वो 5% लेस, 5% कम, यानी कि 9.5 वो हो जाए दोनों तरफ से। 9.5 और नीचे बेज है वो 10 इंच। तो ये पूरा पिरामिड का डिग्री हो जाती है 51.51 डिग्री। जिस तरह से हम लोग अलग अलग जो बनाए गए हैं उसमें मैं जरा आपको दिखाऊं तो ये दिखाई देता है पिरामिड मॉडल जो मेरे हाथ में है। ये इस तरह से ये पिरामिड बनाए जाते थे। ये फोल्डिंग पिरामिड है, चौरस आकार का। उसमें रखने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा के मध्य बिंदु की ओर से लाइन क्रॉस होती हो, इस तरह से उसको फिक्स रखा जाता था और मार्किंग किया जाता ताकि उसको मूवमेंट नहीं हो। क्योंकि अगर ठीक तरह से नहीं रखेंगे तो उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो 1/3 हाइट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है। उसको बोलते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा, और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। तो वो एनर्जी पिरामिड के 1/3 हाइट के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती है, जहाँ पर किंग्स चेम्बर ओरिजिनल पिरामिड में है। और यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो 1/3 हाइट के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा वहाँ कॉन्सेंट्रेट होती है। ये तो ऊपर बताए गए हैं ना, फिर से ले आए स्लाइड। हाँ, तो ये जो पहली स्लाइड है उसमें एप्पल रखा गया होगा, सफरजन, कोई भी फ्रूट हो या सब्जी हो वहाँ पर रखने से वो सड़ेगी नहीं, उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, उसमें गंध भी नहीं आएगी। तो दूसरे में रखा गया फ्लावर, फूल रखा गया है। तो फूल रखने से फूल भी ताजा रहता है, लंबे समय तक ताजा रहता है और गंध नहीं आता, सड़ता नहीं, और उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्लीज। ध्यान करने के लिए ओपन फ्रेम पिरामिड है। तो अलग अलग प्रकार के मॉडल हमने तैयार किए थे, जैसे अभी बताया वो ओरिजिनल जो पिरामिड है उसी चतुष्कोणाकार पिरामिड वो था। अभी दूसरा ये है ओपन फ्रेम पिरामिड, उसमें 4 लकड़ी का बनाया था, नीचे की ओर, बाजू की ओर, 4 लकड़ी ऊपर की ओर। तो इस तरह से 5% लेस करके चारों लकड़ी रख के फोल्डिंग पिरामिड ध्यान के लिए बनाया गया था। तो नीचे आसन उल्टा, यानी कि
दर्भ का हो या ऊन का हो, वूल का होना चाहिए, तो जिससे हमारी ऊर्जा अंदर अपनी बनी रहे। तो इस तरह से ध्यान करने के लिए ये ओपन फ्रेम पिरामिड जिसको बोलते हैं, उसकी ऊर्जा भी हमने अलग अलग यंत्रों से देखी गई, उसकी भी सेम उससे भी मिलती जुलती मिली। यस प्लीज। हाँ, पिरामिड कौन कैप एक संशोधन हुआ था कनाडा में। सबसे पहला जो मॉडल बनाने वाले लेस ब्राउन करके कैनेडियन था, उन्होंने पहले अपना ये अलग अलग पिरामिड बना के उन्होंने मॉडल का प्रयोग करके दुनिया के समक्ष रखा, लेकिन उसका कोई माना नहीं, इसलिए पागल आदमी है, तो उसकी बात कोई नहीं माना। लेकिन बाद में सबने पता चला कि नहीं, उसके अंदर कुछ है दम। लोगों ने अलग अलग जगह पे अमेरिका में, यूरोप कंट्री में अलग अलग मॉडल बना के सबने अपने प्रयोग किए तो सफलता मिली। खास करके कनाडा और अमेरिकन मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ये कैप का उपयोग किया गया, जो जिसकी गोलाई के रूप में, जैसे उसकी ऊर्जा चतुष्कोण होने से डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ये पिरामिड कौन कैप की ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं होती, 51.51 रहती है। छोटे बच्चों के लिए भी ये अच्छी सुविधाजनक है, और हम लोग हिलन चलन करें, हिले डुले तो भी उसकी ऊर्जा अंदर ही रहती है, जबकि चतुष्कोणाकार पिरामिड मॉडल की ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने ये पिरामिड कौन कैप बनाया, 8 इंच का कंपास लेके उसको गोलाकार करके काट लिया जाता था, और 114.5 डिग्री को काट के दोनों परत को जोड़ दिया जाता था। तो उससे ये पिरामिड हमने ये बनाए। तो पहले वो कार्डबोर्ड से बनाए, फिर अलग अलग प्रकार के मोटे कपड़े से भी बनाए, इस तरह से रेगजिन के भी बनाए। इस तरह से पिरामिड कौन के बनाए, उसमें हमको सफलता मिली। उससे हमने पिरामिड की डाई बनाई, पिरामिड कौन के डाई, जो पूरी 51.51 डिग्री की हो, ऐसी एक राजकोट के अंदर वहाँ पर एक डाई मेकर के पास जाके 55,000 की 55,000 रुपये की डाई बनाई। उसके अंदर एक कौन कैप का हमने रिलायंस के जो वर्जिन ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लास्टिक के, उससे हमने ये पिरामिड कौन कैप प्लास्टिक की बनाई, 3 प्रकार की, एक ध्यान के लिए ऑरेंज कलर की, और महामृत्युंजय मंत्र की, एक सरस्वती जिसको मेमोरी पावर के लिए, या कूदे तो सार सरस्वती मंत्र की, तीसरी ब्लू कलर की, और मृत्युंजय महादेव प्राइम ऑफ चला, और पिरामिड चला भी। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो लेस ब्राउन वगैरह और अमेरिका में भी रिसर्च हुआ, उसमें व्हाइट कलर के पिरामिड कौन के मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को दी जाती थी, उससे थोड़ा उससे मन साथ रहता था। तो हमारे गुरुजी भी वहाँ गए थे, उन्होंने देखा कि नहीं, हम लोग को भी ये काम करना चाहिए भारत में। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय संस्कृति और भी विद्या को उसके साथ जोड़ दें। तो हमने व्हाइट कलर के सिवा 2 कलर और बनाए, और उसके अंदर हमारी मंत्र चिकित्सा तो PhD संस्कृत के डॉक्टर अजाविया साहब है, उनको साथ मिलकर हमने अच्छे से अच्छे मंत्र लेमिनेटेड करके मंत्र अलग अलग 3 प्रकार के मंत्र कार्य करके लिखा गए, जो लेमिनेटेड है, तो पानी से वगैरह से, हवा से उसका खराब नहीं हो इस तरह का। फिर उसके अंदर कलर रखा गया, क्योंकि हमारे यहाँ कलर थेरापी भी है। तो अलग अलग कलर क्या क्या प्रभाव करता है ध्यान के लिए। ऑरेंज कलर, भगवा कलर बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। विद्याभ्यास के लिए सरस्वती जी का श्वेत वर्ण ज्यादा माना जाता है, और ब्लू कलर हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये सबको मिला के हमने 3 प्रकार के मंत्र थेरापी, कलर थेरापी और पिरामिड थेरापी, तीनों मिला के कैप बना के फिर हम लोगों ने ट्रायल किए। गायत्री परिवार हरिद्वार में मैं गया था, वहाँ पर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी वाइस चांसलर के पास से अनुमति लेके 1 हफ्ते तक मुझे भारद्वाज कुटीर दी गई थी। और वहाँ पर एक ब्रह्म वर्चस्व अनुसंधान संस्था है जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन किसी को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्कॉलर को ही जाए अंदर प्रवेश होता है। तो मुझे वो पास मिला था, तो मैं वहाँ जाके वहाँ गायत्री परिवार के लोगों को लेकर वहाँ जाता था, और उसके ऊपर पिरामिड कौन कैप का अभ्यास किया गया। क्या अभ्यास किया गया, वहाँ पर जाके उसको
चेयर पर बिठा देते थे, पहले लकड़ी की चेयर पर। फिर उसके ऊपर हम लोग ईपीजी मशीन, ईसीजी मशीन वगैरह बहुत बड़े बड़े मशीन है, तो हमारे थॉट्स जो विचार आते हैं ना, उसका रिकॉर्ड कर देते हैं। हमारे मन में जैसे 15 मिनट का हमने प्रोग्राम रखा था, तो 15 मिनट के अंदर कितने विचार आए हमारे मन में, वो विचार उसका रिकॉर्ड हो जाता था मशीन में। फिर उसके बाद 15 मिनट और बीच में थोड़ा रिसेस रख के, फिर 15 मिनट और मशीन के साथ उसका तार जोड़ के, जो बेल्ट होता है दोनों हाथ में बेल्ट जोड़ा जाता है, फिर उसको फिर चालू करते हैं। तब हम लोग पिरामिड कोण के जो ध्यान किए उसको रख देते थे। फिर उसके ऊपर अभ्यास किया। तो 15 मिनट के अंदर धीरे 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 विचार कम आते थे। जैसे किसी को 400 विचार आया, तो पिरामिड कोण के अंदर तो 350 के आसपास आ गए विचार। किसी को 800 विचार आया, तो किसी को 650 के आसपास विचार आए। तो इस तरह से मशीन की रिकॉर्ड करके रिसर्च किया गया है कि इस पिरामिड कोण से उनको हम लोग बार बार लंबे समय तक, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा बार बार उपयोग करने से हमारे मन की स्थिति थोड़ी थोड़ी शांत होती जाती है। खराब विचार भी कम आते हैं, दूसरे विचार भी बहुत कम आते हैं। मन की स्थिति जैसे शांत होती जाती है, तो वैसे हम ध्यानस्थ ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान की अगर ठीक अवस्था करनी हो, तो ये पिरामिड कोण के थोड़ी सी हेल्प कर सकती है। ये हमने यहाँ रिसर्च में देखा। तो उस हिसाब से हमने भी अलग अलग महात्माओं, रामदेव जी से, आसाराम बापू से, गोरारी बापू से, हमने अलग अलग प्रकार के जो जितने जितने भी है संस्कृति के सब महात्माओं को भी भेज के उनको भी देखा गया कि आपका भी अनुभव हमको बताइए, जिसके अंदर इस तरह से वर्क हो रहा है। तो 1000 लोगों के ऊपर प्रयोग करके फिर हम लोगों ने भारत सरकार में जाके दिल्ली में उसका पेटेंट करवा दिया है। तो पिरामिड कोण के मेरे नाम से, मेरे लड़के के नाम से, निमित के नाम से पेटेंट करवा दी थी। तो उससे ये 3 प्रकार की पिरामिड कोण के बना के उसका उपयोग हुआ था। लेकिन आजकल उसका प्रोडक्शन बंद है। वो डाई थोड़ी खराब हो गई, उसको अभी पॉलिशिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके उसका अभी उपयोग कर पाएंगे। अभी ये रिसर्च पूरा हो गया है, और भी मॉडल का भी हम लोगों ने रिसर्च किया। जैसे नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये पानी के लिए, पानी के चार्ज करने के लिए एक मॉडल बनाया गया था। तो नीचे की ओर से पिरामिड के छोटे छोटे यंत्र होते हैं, 9 करके, तो 81 देवी के, और दूसरा उसके ऊपर 9, यानी कि 90 पिरामिड छोटे छोटे, उसके ऊपर तांबा का कलश रख दिया जाता है। उत्तर दक्षिण की मध्य रेखा में क्रॉस करते हुए जो इजिप्ट में बने हैं, उसी दिशा में उसको रखा दिया जाता था, और उसको हिलाना नहीं है। 24 घंटे तक ये पानी रखने से वो पानी चार्ज हो जाता है। तो पानी मुंह में मुंह धोने के लिए फेस अच्छा हो जाता है। फिर पानी पीने के लिए तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह वो दूर हो जाता है, तो पानी ऊर्जावान होता है। तो ये होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के पानी के भी प्रयोग किए गए। तो लगभग 20-22 प्रकार के पानी के प्रयोग किए गए थे। उसके नीचे है एक पिरामिड विष यंत्र, यानी कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए एक यंत्र बनाया गया था। उसको वो दोनों ऊपर नीचे का बेज वो प्लास्टिक का है, और बीच में जो लॉक करने का है वो पिरामिडी आकार का तांबे का एक बनाया छोटा पिरामिड। तो अच्छे मुहूर्त, अच्छा चौघड़िया पंचांग में देख करके, अच्छे शास्त्री जी के पास से दिखवा के, वो मुहूर्त के अंदर हम लोग पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के अंदर बैठ के उसके ऊपर लाल कलर की पेन से प्लेन पेपर पे अपनी इच्छा को रख दिया जाता है। यानी कि जैसे किसी की शादी की इच्छा हो, किसी की धन प्राप्ति की इच्छा हो, किसी को आगे कमाई प्रमोशन वगैरह की इच्छा हो, तो इस तरह की इच्छा अपने रख के अंदर रख दी जाती थी। और जहाँ पर वो पूजा गृह होता था भगवान का मंदिर वगैरह में, वहां पर ये पिरामिड को स्थापित किया जाता है। विष यंत्र कहते हैं, विष पिरामिड भी कह सकते हैं। तो ये विष पिरामिड से भी बहुत सारे प्रयोग किए गए थे, तो उसमें भी अच्छी सफलता मिली थी। कई लोग जो करते हैं तो डोम आकार का पिरामिड बनाते हैं। हम लोगों ने पिरामिड आकार का बनाया था। उस समय गुजरात में 2 लोगों का मुख्य नॉलेज अच्छा था। एक हमारे गुरुजी डॉक्टर M.U. बहादुर साहब, और दूसरा था जितेंद्र भट्ट करके बड़ौदा वाले।
उन्होंने पिरामिड को पूरा कॉमर्शियलाइज बना दिया और अच्छा उन्होंने डेवलप करके सब अपने शिष्यों को वास्तुशास्त्र बना के अलग अलग जगह पर वास्तु सुधारने के लिए उन्होंने पिरामिड मॉडल का उपयोग करके और कॉमर्शियलाइज बना दिया था। बहुत अच्छा वो भी चला, आज भी वो उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चल रही है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तिजोरी तो हम लोग जहाँ पर धन इकट्ठा करते हैं या कोई कपबोर्ड हो वहाँ पे रखते हैं, या तो एक पहले के जमाने के अंदर तिजोरी होती थी, तिजोरी के अंदर पिरामिड के मॉडल रख दिए जाते थे ताकि उसमें धन का संचय ज्यादा होता था। तो ये तिजोरी के लिए खास पिरामिड बनाया गया। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये विष यंत्र का क्लियर पार्ट आपको दिखाई देता है बीच में जो तांबे का चतुष्कोणाकार पिरामिड का है, उसके नीचे ऐसा लोग घुमा के करेंगे तो लोग खुल जाएगा, उसके अंदर वो चिट्ठी कागज की रख के फिर बंद करना होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने एक और डाई बनाई थी, आइस ट्रे, पिरामिड की आइस ट्रे, जैसे पिरामिड के ही एंगल का एक डाई बनाई गई 51.51 डिग्री की, वो आइस के लिए, यानी कि बर्फ, फ्रीज वगैरह में हम लोग बर्फ रखते हैं उसको, छाछ में, दूध कोल्ड ड्रिंक में है या कोई शरबत वगैरह में है, कोई लोग लीकर में भी पीते हैं। तो इस तरह से वो बर्फ के लिए खास करके वो आइस ट्रे का मॉडल बना दिया है। उसका भी 25,000 रुपये का ये डाई हुई थी राजकोट में ही। तो ये डाई को लोग प्लास्टिक की फिर बना दिया, प्लास्टिक की बनाया, वहाँ को फ्रीजिंग करके फिर उसको देखा गया था। तो ये पिरामिड के अंदर जहाँ पर हम लोग शरबत, दूध वगैरह, दूध कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पानी वगैरह, तो उसमें ऊर्जा आती है, पिरामिड की ऊर्जा उसके अंदर आती है। उसके अलग अलग यंत्रों के माध्यम से हमने ये सब पिरामिड का, हमने मॉडर्न साइंटिस्ट जो मोरामीटर होता है उससे भी देख के हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये पिरामिड मॉडल काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पिरामिड की वर्कशॉप शिविरें जो होती थी ना, उसका फोटोग्राफ्स है। तो ये फोटोग्राफ्स लोग रविवार को, संडे को हम लोग रखते थे, सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 6, 7 या 8 बजे तक। बीच में 1 घंटे का भोजन का विश्राम होता था, तो उनकी बातें भी होती थी। थियोरी के 4 क्लास थियोरी के होते थे और 2 क्लास प्रैक्टिकल के होते थे। तो हमने अपना प्रैक्टिकल बनाया जाए, एक चतुष्कोणाकार पिरामिड बनाया जाए और एक पिरामिड और जाए, वो सब हमने अपने घर पे ले जाके उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर सोसाइटी की ओर से उनको सर्टिफिकेट देते थे। तो इस विद्या के अंदर फिर उनको सी किताब कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में जानकारी देती थी। भारत में और वर्ल्ड के अंदर कहाँ कितना रिसर्च हुए थे उसके बारे में ये जानकारी हम लोग देते थे। इस तरह से हम लोगों ने बुक के अंदर कलर फोटोग्राफ्स सब रख करके ये सब आगे बढ़ाने की कोशिश की। पिरामिड का जो इजिप्ट में ही क्यों बने, ये प्रश्न होता है। तो उन्होंने पृथ्वी के मध्य बिंदु को चुना गया, पूरी पृथ्वी का माप लिया गया, पृथ्वी का सूर्य से कितना अंतर है उसका भी उस जमाने में माप लिया गया था। वो जहाँ पर हमारा जैसे नाभि स्थल आता है मध्य बिंदु का खड़े होकर, उस तरह से पिरामिड जहाँ बने वहाँ इजिप्ट में, वहाँ पूरी पृथ्वी का मध्य बिंदु है। तो उसका पाई का सिद्धांत आता है, पाई के सिद्धांत के अनुसार फिजिक्स का उसके ऊपर आता है, उसके अंदर ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के रूल्स भी दिए गए हैं। तो उस प्रकार की उन्होंने रचना करके ये पिरामिड बनाए गए जो भूकंप प्रूफ थे, यानी कि उसका बेस पाया बहुत मजबूत और बहुत चौड़ा था। तो ऊपर का धीरे धीरे तो कंस्ट्रक्शन होने से कभी भी पृथ्वी में कोई भी प्रकार का भूकंप आ जाए तो कभी भी उसको कुछ हानि नहीं हो, इस तरह से उस जमाने का वो कंस्ट्रक्शन था। तो कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत था कि 2 पत्थरों के बीच में एक हेयर लाइन, यानी कि अपना बाल जितने ही वो जॉइंट होते थे, तो
सोचिए उस जमाने के अंदर उनके पास लॉ का संशोधन नहीं हुआ था, इतनी अच्छी कारीगरी भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, तो भी उन्होंने इस तरह से वो कौन से सॉल्यूशन लगाए गए उस जमाने के, सॉल्यूशन बनाने की भी विधियां थी। तो उसके अंदर वो घोड़ा का, ऊंट का वगैरह का उपयोग करते थे। चूना चूना होता था, चूना का पत्थर, उसके अंदर गूगल, राक्षा वगैरह, स्फटिक वगैरह लगकर उसको बहुत सारे पानी वगैरह डाल के सॉल्यूशन बनाते थे। वो सॉल्यूशन बांस का अंदर लकड़ा रख के खींचा जाता था, तो कितना लंबा सॉल्यूशन होता है, उस लंबे जितना होता है उस हिसाब से उनका कितनी मजबूताई होती थी वो देखा जाता था। वो दो पत्थरों के बीच में उसका लेयर, सॉल्यूशन का छोटा सा लेयर लगा के दूसरा पत्थर लगा दिया जाता। इस तरह से उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया था। इस तरह से पिरामिड के अंदर खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वो भी मैंने बताया, वो भी है, पूरा चैप्टर है वो रखा है। वो मोमिफिकेशन का मेथड का भी अलग से चैप्टर है। तो वहाँ पर ट्रेजर रखा गया था। तो वहाँ पर खास करके ब्रिटिश के एक लीडर थे सबसे पहले, लेड करके, तो उन्होंने 6 अफसरों के साथ जाके अपनी पूरी टीम लेके गए, फोटोग्राफर डगलास करके थे, सबको लेके पूरी 12 लोगों की आसपास की टीम होती, वहाँ पिरामिड के अंदर प्रवेश किए थे। जहाँ पर पहले चोर लुटारों ने भी वो द्वार तोड़ के वहाँ पर प्रवेश किया था, फिर बंद कर दिया था, उसी द्वार से उन लोगों ने प्रवेश किया था। आज तक मुख्य द्वार का किसी को भी पता नहीं है। तो आसपास ये द्वार को तोड़ के वो लोग गए थे। तो अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक तख्ती लिखी हुई थी, यहाँ पर हमारे राजा आराम से सो रहे हैं, अगर इनकी नींद में कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसकी सजाए मौत होगी। इस तरह का ये तख्ती लिखी। कंट्री वाले तो मानते पता होगी इसका पूर्व जन्म में, ये सब लोग तो मानते ही नहीं थे। उन्होंने तो तोड़ के अंदर चले गए, अंदर गए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया और फोटो खींचे, मम्मी वगैरह थोड़ा ले लिया, खजाना वगैरह भी ले लिया साथ में, और स्टीमर भर के नाइल नदी द्वारा समुद्र में जाके फिर इंग्लैंड चले गए। लेकिन हम लोग देखा उन्होंने अभ्यास किया बाद में, ये हफ्सी थे जो खोदने वाले 6 थे, वो तो 24 घंटे के बाद ही तुरंत मर गए। फोटोग्राफर को एक जहरीला मच्छर काटा, वो मर गया। जो मुख्य टीम का लीडर था वो इंग्लैंड पहुंचते पहुंचते ही बीच में ही मर गया। तो इस तरह से जो पूरी टीम थे वो सब के सब मर गए। तो जो फेरो राजा का जो सांप था वो वहां पर ये सिद्ध हुआ। उसके बाद कई सालों तक ये बंद रहा। बाद में मिस्टर कार्टर करके बहुत बड़े पिरामिडोलॉजिस्ट, संशोधनकार थे, खासकर पुरातत्व शास्त्री थे, वो भी वहाँ पर पिरामिड की रिसर्च के लिए गए थे, उनकी पुत्री के साथ टीम लेके गए थे। उन्होंने अच्छा संशोधन किया और उन्होंने वहाँ पर पिरामिड के ऊपर कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कोई खजाना वगैरह नहीं लिया, और उन्होंने संशोधन के रूप में उन्होंने काम किया था। और उन्होंने बहुत पिरामिड की ऊर्जा को देखा, आगे बढ़ाया। पिरामिड की टोच पर जाके हेलीकॉप्टर से भी देखा गया कि वहां पर जाते ही तुरंत कोई भी हेलीकॉप्टर या प्लेन हो तो तुरंत एकदम उछल जाता है पुल की तरह। वहां पर उसकी जो टिक होती है वहां पर वो लोग ज्यादा टिक नहीं सकते। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने प्रयोग करके फिर अलग अलग तापा गया था पूरा पिरामिड के कितने कितने एंगल के, कितने कितने डिग्री के, कौन कौन से पिरामिड है इजिप्ट में। इस तरह से वो सबसे ज्यादा रिसर्च कार्टर ने किया। आज भी अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पीएचडी के अभ्यासक्रम के अंदर पिरामिडोलॉजी या इजिप्टोलॉजी का रिसर्च हो रहा है और कई लोग इसके ऊपर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। तो वहाँ से भी हम लोगों ने साहित्य मंगवाए थे। 100 मिथ्स ऑफ पिरामिड, यानी कि पिरामिड के 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। तो वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हम लोग तो इतना आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमारे मेन विषय नहीं था, साइड का विषय था। फिर भी हम लोगों ने 10 साल तक ये मेहनत करके जितना जितना रिसर्च हुआ उतना उतना रिसर्च करने का हम लोगों ने प्रयत्न किया। इस तरह से पिरामिड की जो प्रतिकृति
यानी कि अलग अलग प्रकार के मॉडल बना के उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जामनगर के अंदर कीलूबाई करके थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनका इच्छा थी कि सबसे बड़ा भारत का पिरामिड यहाँ पर बनाया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ भी उनकी जमीन का वास्तुशास्त्र के लिए चयन करके पिरामिड के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार की थी। लेकिन नियति की अलग सोच होगी, वो काम हमारा पूरा नहीं हो सका क्योंकि कीलूबाई का हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो काम आगे नहीं बढ़ सका। अलग अलग जगह पर मैं जाके मैंने देखा पिरामिड का अभ्यास है। गुजरात में, भारत भर में जहाँ जहाँ भी पिरामिड बने वहाँ पर, जैसे कन्यादान मुंशी गुजरात में एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल वल्लभ विद्यानगर में, वहाँ पर एक पिरामिड की चिकित्सा होती है, वहाँ भी जाके देखा। पूना के अंदर ओशो रणजीत जी के बहुत बड़े पिरामिड वहाँ उन्होंने बनाए थे, वहाँ जाके भी उनका देखा और थोड़ा अभ्यास करके तो वहाँ पे ध्यान कर दिया। वहाँ पर मैं ध्यान करने बैठा तो मुझे पता नहीं चला, तो थोड़ी देर के बाद मेरी होश ही नहीं रही। फिर उठा तो 2 घंटे हो गए थे और मैं गहरी नींद में था। तो इस तरह से अलग अलग पिरामिड के अनुभव होते थे। उन्होंने भी फॉरेन के आर्किटेक्ट सबको बुला के वहाँ पर पिरामिड सबसे बड़े भारत के कह सकते हैं ऐसा पूना में बनाए हुए ओशो रणजीत सिंह के आश्रम। पिरामिड ऊर्जा को देखने के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के साधनों का विकसित किया गया, जैसे पेंडुलम नाम का एक साधन है। तो पेंडुलम क्या करता है, यहाँ पर थर्ड आई के पास, आज्ञा चक्र के पास उसको रखा जाता था, तो उसको आज्ञा दी जाती थी, मंत्र बोला जाता था। फिर उसको ऑर्डर दे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। तो उससे पता चलता था क्लॉकवाइज यस, एंटी क्लॉकवाइज नो। तो हम लोग पानी देखने के लिए भी उपयोग करते थे, कहाँ पानी है आता है वो देखते थे, जमीन के अंदर कितना गहरा, कैसा पानी आएगा, मीठा आएगा, खारा आएगा, ये सब हम पेंडुलम से देखते थे। वो भी विद्या हम लोगों ने सीखी थी। तो पेंडुलम से ऊर्जा देख सकते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर घूमे तो अच्छी ऊर्जा है और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ऊर्जा ठीक नहीं है। इस तरह से वो पेंडुलम का प्रैक्टिस की गई थी। उसके लिए हम लोगों ने अमेरिकन डिप्लोमा कोर्स मंगवाया था अमेरिका से। तो अमेरिका के अंदर जो पेंडुलम या डाउजर होते थे उन लोगों को अभी भी तो जो उनकी मिलिट्री में उसको मेजर के पदवी दी जाती थी, आज भी दी जाती है। उसको क्या करना है, सिर्फ मैप डाउजिंग करना है, कौन से देश का कहाँ कौन से शस्त्र छिपे हुए हैं और क्या क्या लोग की एक्टिविटी करते हैं, वो मैप के ऊपर से डाउजिंग करके वो बता सकते हैं। इस तरह से अमेरिका में, रशिया में, केजीबी में, ये सब जगह पर ये डाउजर लोग काम करते हैं। तो उनके डिप्लोमा कोर्स वगैरह उनका सब किताबें वगैरह बना के हमारे गुरुजी ने वो कोर्स भी उन लोगों को करवाया था। तो ये पेंडुलम का 40 दिन की साधना होती है। 40 दिन के अंदर तांत्रिक पेंडुलम बनाया था, जिसके अंदर सोना, चांदी, तांबा, लगभग उस जमाने में 2000 की बात कर रहा हूँ, 5000 रुपये का एक पेंडुलम होता था। वो हमारी पूजा घर में ही रखते थे, चांदी की डब्बी में। तो उसको गंगा जी से उसको पेंडुलम का उपयोग करते हैं। फिर उसको पिरामिड ऊर्जा देखने के लिए हमने उपयोग किया। इस तरह के दूसरे एल रोड करके आते हैं, जिसको तांबे का सरिया बोलते हैं हम लोग। उससे पानी भी देखा जा सकता है और ऊर्जा भी देखी जाती है। उसका भी हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रेनिंग लेके उसके ऊपर प्रयोग किए गए थे। और बॉर्डर के ओरा मीटर्स में मुंबई के मिस्टर पार्थिव शाह करते हैं, वो साइंटिस्ट से बॉम्बे बुला के हम लोगों ने उस एनर्जी लेवल क्या क्या है उसके बारे में भी अभ्यास करके वो सिद्ध कर दिया कि हमारे जो ये मॉडल से वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से पिरामिड चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए रख सकते हैं, जैसे शाकभाजी वगैरह, फल फलादी है, हमारा भोजन वगैरह है, उसको ताज़ा रख सकते हैं लंबे समय से। रोग निवारण के लिए पिरामिड का मॉडल रखे जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हैं। हम लोग हर्बल औषधि से चूर्ण वगैरह बनाए तो 3 महीने 6 महीने की एक्सपायरी डेट हो जाती है, लंबे समय तक नहीं चलता। अगर इसमें रखा जाए तो लंबे समय तक उसकी ऊर्जा रह सकती हो, अच्छा कारण होता है। एलोपैथिक दवाइयों का भी हमने प्रयोग किया था। एलोपैथिक दवाई की जो टॉक्सिसिटी होती है और साइड इफेक्ट होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। 24 घंटे अगर दवाई रख के फिर पेशेंट उसको खाए तो
साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाती है। तो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक अलग अलग दवाइयों का भी वो काम करके उसके ऊपर देखा गया था तो क्या काम कर रहा है। खेतीबाड़ी और पशुपालन के अंदर, खेतीबाड़ी के लिए जो हम लोग खेती करने के लिए बीज रोपण करते हैं तो बीज को भी संस्कार करके पिरामिड के 1/3 हाइट पे रख के उसको अगर बोया जाए तो ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पन्न होगी और बीज अंकुरित ज्यादा होंगे। इस तरह से भी वो देखा गया था। गाय वगैरह गौशाला के अंदर भी पिरामिड के अंदर मॉडल रख के देखा गया तो उसमें 10% दूध की अभिवृद्धि हुई। तो पिरामिड आकार की गौशाला बना दिया जाए तो 10% की दूध की वृद्धि हो सकती है, ये देखा गया। अलग अलग मॉडलों को बना के अलग अलग हिसाब से वो उसका संशोधन करने का प्रयत्न किया गया था। तो यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर कविताबेन खंडेरिया है, यहाँ पर अभी फोटो नहीं है इस स्लाइड के अंदर। वो अभी और भी स्लाइड तो इतनी जो बताई उससे भी डबल स्लाइड है, लेकिन वो दूसरी जगह पे रह गई थी, इसलिए इसी बार अभी मौखिक ही मैं बोल देता हूँ। डॉक्टर कविताबेन खंडेरिया करके जामनगर में एमडी गायनेकोलॉजिस्ट एमडी की हमारे कैंसर रिसर्च सोसाइटी यहाँ चल रही है, उसके प्रेसिडेंट है और खुद गायनेकोलॉजिस्ट। उनके जो बहनोई है वो राजकोट में आर्किटेक्ट इंजीनियर है। उनको बोला कि 10x10 का एक कमरा वहाँ बना दिया, उनकी हॉस्पिटल बनाया गया था। वहाँ 1/3 पर्सन पर एक टेबल बना दिया जाता है। तो गर्भिणी स्त्री वहाँ पर जिसको डिलीवरी होने को अभी थोड़े ही दिन बाकी है, 10-15 दिन बाकी है, ऐसी स्त्रियों को वहाँ बैठने के लिए कहा जाता था। तो बैठ के फिर उसके ऊपर वो रिसर्च करती थी क्या होता है। तो खास करके हमारा ये लक्ष्य था कि सीजेरियन कैसे कम हो, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो, उसके लिए हम क्या पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं, उसका रिसर्च किया गया। तो उसमें हमारी बहुत सारी सफलता मिली, मोर देन 80% से हमको ये सफलता मिली। तो मेडिकल जर्नल के अंदर पूरे इंडिया के अंदर ये पिरामिड का साइंस आर्टिकल डॉक्टर कविताबेन और मेरा साथ में रह के छपा गया था। फिर वो अलग अलग गायनेकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर विजिट हुए, अलग अलग डॉक्टर्स भी आए थे, एलोपैथिक के, आयुर्वेद के, होम्योपैथिक के, सब लोग आके वहाँ पर रिसर्च देखना चाहते थे कि ये क्या काम हो रहा है। तो उसमें भी अच्छा हमको रिजल्ट मिला। नॉर्मल डिलीवरी होने की ज़्यादा संभावना इस पिरामिड मॉडल में हो सकती है। इसी तरह से पिरामिड की औषधि वगैरह बना के, पानी वगैरह बना के, चार्ज वगैरह करके वो पेशेंट को दिया जाता है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, औषधियों को लंबे समय तक मैंने कहा ताज़ा रखने के लिए वगैरह के लिए भी पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से अपने देश के अंदर और दुनिया के अंदर कौन कौन ने किस ने काम किया है उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी अपने पुस्तक में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर सबको बोलना संभव नहीं है। इस तरह से बेंगलोर में डॉक्टर हैरी करके है, वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी पिरामिड पर अच्छा काम किया है, उससे भी मैं मिला था। मुंबई में एक पीरजादा करके है, वहाँ भी गए थे, वो लोग भी पिरामिड पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, डॉक्टर पीरजादा करके। डॉक्टर महेश मुस्त एक पारसी एक लेडी थी सूरत के अंदर, वो बहुत सारा पिरामिड के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो उनके पास गए थे। तो वहाँ भी उन्होंने भी एक कैंप बनाई थी, जैसे हमारे कबीर जी कहते हैं ऐसी कैंप बना के पिरामिड कौन कैंप उन्होंने भी बनाई थी। तो वहाँ भी जाके उसको भी देखा और उनके भी अनुभव लिए थे। तो हमारे कबीर जी की कैंप है ना, वो पिरामिड के आकार की, दंडी के आकार की है, उससे हमारा कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से आती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो मस्तिष्क शांत होता है और अच्छा काम करता है और मानसिक रूप से उन्नति होती है। इस तरह से देखा गया है। जहाँ जहाँ पिरामिड के मॉडल होते हैं वहाँ UFO और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ये सब वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो परग्रहवासी वहाँ पर ज़्यादा मुलाकात लेते हैं। इस तरह से ओशो रजनीश के आश्रम में भी 2-3 बार ऐसे वहाँ के परग्रहवासी आने को उन्होंने अनुभव किया था। तो ये पिरामिड आकार, तो हमारे जो पान खाते हैं वो भी एक त्रिकोणाकार है, वहाँ भी पान खा सकते हैं। आज भी हमारी बात हुई थी पारसी जी से, बात पूरी बात नहीं कर सकता। तो वो जो बेटी अपने ससुराल जाती है तो पिरामिड आकार का एक पात्र बनाते हैं, उसके अंदर मिठाई या सब रख के उसको दिया जाता था।
ताकि वो दोनों सुख में अपना आराम से जीवन बिता सके। इस तरह वाहन वगैरह में भी पिरामिड की मॉडल उसकी टाके में फिट कर दिया था, तो उसमें जैसे एवरेज बढ़ती हो, एक लीटर में 20 किलोमीटर देता, तो 22 किलोमीटर तक, तो 3 किलोमीटर ज्यादा पिरामिड का ऊर्जा से एवरेज बढ़ती है। इस तरह भी देखा गया था। फ्रांस के अंदर एक टेट्रापेक करके बनाया गया दूध की थैली, तो वो 2-3 दिन तक वो बिगड़ती थी। इस तरह से उन्होंने ये टेट्रापेक बनाया गया था फ्रांस के अंदर। चेकोस्लोवाकिया के अंदर एक इंजीनियर ने ब्लेड शेविंग करने की ब्लेड रख दी गई थी। वो ब्लेड जैसे 10 ब्लेड रखती है, तो 10 ब्लेड कर शेविंग करके उसके ऊपर रख दिया जाता है, फिर उससे नीचे की ब्लेड लेके फिर शेविंग करना है, तो पूरे कंटिन्यू करके वो ब्लेड का जो एज है, धार जिसको बोलते हैं, वो वापस आ जाती है, तो उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेविंग कर सकते हैं। इस तरह से ये लोगों ने देखा गया। कुछ लोगों ने कुत्ते बिल्ली वगैरह पालते थे, उसके डेड बॉडी गिनी पिग्स, रेट उंदर वगैरह, तो वहाँ पर वो सड़न नहीं होती थी, और वो उसका ऐसा का ऐसा ताजा लंबे समय तक बॉडी रहता था, ये देखा गया। एक्यूपंक्चर ऑपरेशन वगैरह के ट्रीटमेंट के बाद अगर ये पिरामिड का उपयोग करें तो जल्दी ही पेशेंट को रिकवरी होती है। इस तरह का हो सकता है। हॉस्टल में अगर बच्चा रहता है तो छोटा पिरामिड मॉडल हो, उसके अंदर उसका ब्रेकफास्ट रख दिया जाए, तो ब्रेकफास्ट को ऊर्जा ज़्यादा उसमें मिलती है, तो अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो एरोमा थेरापी के अंदर भी अलग अलग प्रकार के एरोमा का जो सुगंध ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो, इस तरह का भी काम हम पिरामिड का करते हैं। तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह भी अगर इसके अंदर रख दिया जाए तो निकोटिन की असर बहुत कम होती है और शरीर में उसका खराब असर कम होता है। तो कम से कम ये काम करें तो भी लोग थोड़ा बच सकते हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम किए थे। तो एक एनाटॉमी के एक्सपर्ट्स सर्जन ने पूरे अपने शरीर के मेन ऑर्गन्स को निकाला, जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, माता का स्तन है, ये सबको निकाल के उसकी अंदर की डिग्री देखी गई, तो उसमें भी पिरामिड ही की डिग्री उनको मिली, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जहाँ जहाँ पर जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे जो लंबे समय तक चलाने योग्य है, उनके अंदर कुदरत ने पिरामिड की शक्ति, यानी कि पिरामिड के वो दे दिया है, एकल दे दिया है। इस तरह से मॉडल के चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट वगैरह की भी उसमें सुगंध आ जाती है, और अकुदरती फ्लेवर वगैरह सब निकल जाता है, केमिकल भी कम हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के मंत्रों के यंत्र हम लोग बनाते हैं, वो यंत्र भी उसके अंदर रख देने से उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब लोग मुसाफरी में जाते हैं तो पिरामिड के मॉडल साथ में रखते हैं, मेरे बैग में और मेरे जेब में भी होता है, तो वो होता है तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये पिरामिड का मॉडल का इसका भी उपयोग होता है। पिरामिड के लॉकेट भी बनाए गए थे, तो लॉकेट को पिरामिड का एंगल का गोल लॉकेट और बीच में पिरामिड आ जाए, इस तरह के चांदी और सोना का बनाया गया था। तो वो लॉकेट हम लोगों ने तो चांदी का ही रखे, सोने का ज़्यादा चोरी हो जाता है, काट देते गला, तो ये वो सिल्वर का, ये चांदी का बना के लॉकेट, उसका भी उपयोग किया गया था। उससे भी हमारे शरीर में खास करके हृदय से छूते हो, जैसे रुद्राक्ष हम लोग धारण करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, तो इस तरह से पिरामिड का आकार का लॉकेट करने से भी होता है। रशियन संशोधन के अनुसार पिरामिड की वाटर फिल्टर उन्होंने बनाए, तांबे, पीतल आदि बना के उन्होंने खेतीबाड़ी के अंदर रशिया में उसका संशोधन किया और अच्छा परिणाम मिलता है। तो इस तरह से पीछी और सर दस वगैरह के अंदर पीड़ा, भयंकर पीड़ा होती हो, तब भी वो उसके पिरामिड के अंदर रखा दिया जाए तो पीड़ा बहुत कम हो जाती है। इस तरह से डिस्चार्ज हुए सेल, बैटरी भी कुछ दिन रखने से, अबाउट 15 डेज, 15 दिन रखने से वो बैटरी के अंदर वापस पावर आ जाता है, वो भी देखा गया। इस तरह से जो पुराने सिक्के, पुराने जोहर वगैरह सब, ज्वेलरी वगैरह सब रखने से उसका
वो हो जाता है, पिरामिड के अंदर चार्ज हो जाते हैं और चमकीला हो जाते हैं। ईसीजी मशीन और बायोफिल्म एक के मशीन, ये दोनों मशीन पर भी मनुष्य पर उसकी रिसर्च किया गया, उसको अलग अलग संशोधन हुआ है, उसके बारे में फिर कभी। जिस घर की पिरामिड की स्थापना होती है वहां पर जहरीले तत्व या जहरीले जीव जंतु आसपास नहीं आते हैं, ये भी देखा गया। कचरा टोपली वगैरह में भी, कूड़ा कचरा वगैरह भी पिरामिड के मॉडल के जैसा बनाया जाए तो ड्राई हो जाता है, गंध भी नहीं आती और बद भी नहीं फैलाती, और जंतु बैक्टीरिया उससे उत्पन्न नहीं होती है, देखा गया। तो इस तरह से गुजरात के अंदर, भारत देश के अंदर और दुनिया के अंदर पिरामिड के अलग अलग मॉडल्स वगैरह को देखा है। जैसे अहमदाबाद में डॉक्टर जयंत ठक्कर, अहमदाबाद में हरीश शाह करके, गांधीनगर हाईवे पर कोबा के पास में जहाँ पर ध्यान कुटीर है, वहाँ भी वल्लभ विद्यानगर में काकरोल रोड पर, वलसाड़ के अंदर पारडी में, सूरत में जहांगीरपुरा में। तो इस तरह से यशराय अहमदाबाद के, डॉक्टर नीमच ये भी अहमदाबाद के, जामनगर के पटेल कॉलोनी 11 नंबर पे 82 के छत पर, भावनगर के प्रसिद्ध हृदय रोग के डॉक्टर कालेरिया साहब, मोरबी के भूरूबा जाडेजा, सूरत के निवृत्त शिक्षक रमण भाई पटेल है, नवसारी के सुपूजित डॉक्टर वैष्णव है, जामनगर की कूट रहस्य हमारी एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनेक प्रयोग किए गए थे, बारडोली के सरदार में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर वैष्णव उन्होंने काम किया। और भारत के अंदर भी अलग अलग डॉक्टर आए, रंजीत का तो मैंने कह दिया, मरहोली दिल्ली के अंदर भी काम हुआ, कन्याकुमारी में विवेकानंद रोड के पास वहाँ भी पिरामिड का काम हुआ था, नेताजी कंपाउंड में हुआ था। मुंबई के सर्जन ने, उन्होंने पिरामिड के आई ड्रॉप बना के ऊपर रिसर्च किया था, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आज भी वो घाटकोपर की हॉस्पिटल चल रही है, डॉक्टर छोटालाल साहब। मुंबई के ख्यातनाम पीर मोहम्मद करके पिरामिड चिकित्सक को पिरामिड थेरापी पर ही काम करते हैं। मुंबई के कापड़िया, रविंद्र कापड़िया भी काम करते हैं, मद्रास के कृष्णमूर्ति जी काम कर रहे हैं, हैदराबाद के अंदर वास्तुशास्त्री रेड्डी करके है वो काम कर रहे हैं, नासिक जिला में मालेगांव में डॉक्टर रहमत करके वो पिरामिड चिकित्सा करते हैं, कोयलपुर के डॉक्टर राम रंगनाथम वो काम कर रहे हैं, बेंगलोर में डॉक्टर हैरी करके वो काम कर रहे हैं, जो प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री है। विदेशों में भी अलग अलग बातें करें तो अलग अलग कार्य हो रहा है। तो नोबेल पारितोषिक विजेता डॉक्टर लुइस अल्वारे ने इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया। कॉस्मिक प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग डिवाइस भी उन्होंने बनाया था, जो पिरामिड के एनर्जी को सिद्ध कर दिया। वैज्ञानिक श्री एंटिनो बोविस ने पिरामिड मॉडल करके उसके ऊपर भी बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला था, ये भी देखा गया था। तो इस तरह के चेकोस्लोवाकिया के रेडियो इंजीनियर ने, वो मैंने बताया सेविंग की ब्लेड, ग्रीस में रेलेंस को नाम के, उन्होंने हर एक कोने में से कैसी कैसी ऊर्जा निकलती है, वो सूक्ष्म ऊर्जा का शोषण कैसा होता है, वो उसका भ्रमण कैसा, इलेक्ट्रॉन का सर्कल कैसा बनता है, और वो उसके बारे में उन्होंने एक स्पेशल रिसर्च किया था। फ्रांस के लूअर नाम का एक शहर है, वहाँ पर ये पानी सबको देते हो, वो पिरामिड आकार का बनाया हुआ है। एफिल टावर के पास में पारदर्शक एक्रेलिक का फ्रांस में विशाल का पिरामिड बनाया गया है। अमेरिका में डॉक्टर एडविन बॉबी ने जुदा डिजीज पर रंगीन किरणों के द्वारा पिरामिड मॉडल को रोग चिकित्सा के ऊपर भी काम किया है। अमेरिका के शिकागो शहर के एक दंपति के अंदर दंपति ने 5 मंजिली का एक बहुत बड़ा पिरामिड का एक मकान बनाया है, जिसकी देखने की फीस $11 रखी है, और 11 वर्ष उनको बांधकाम में हुए थे। तो वहाँ भी वो दंपति पूरा अपना पिरामिड का हाउस दिखाते हुए $11 की फी रखते हैं। अमेरिका ना लास वेगास के अंदर लक्सर नाम की एक होटल है, वहाँ 30 मंजिल से वो होटल में एक लास वेगास के अंदर देख सकते हैं, लक्सर नाम की होटल में। अमेरिका के इथियोनो शहर के अंदर वर्ल्डवर्थ नाम का एक स्थल पर एक दंपति ने विशाल रूम वाला पिरामिड दिखाया। वहाँ पर वो
सबको अनुभव करवाते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में पिरामिड के 48 मंजिल की गगनचुंबी इमारत बनाई है, तो जिसकी ऊंचाई 260 फीट है। तो वहाँ रहने वाले को सुखी और स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विलियम रेके ने पिरामिड आकार का रूमो बना के उसमें चिकित्सा करते हैं। आगे दिखाया इस तरह रशियन ब्रिलियन नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ब्रिलियन फोटोग्राफी का रिसर्च किया। तो उन्होंने पिरामिड की ब्रिलियन फोटोग्राफी की रिसर्च किया और देखा गया कि उसकी एनर्जी बहुत सारी होती है। तो इस तरह से रशिया में भी अच्छा काम हुआ। पिरामिड जड़ खेती का बहुत अच्छा काम सबसे ज्यादा रशिया में हुआ। इंग्लैंड में कई चेतेश्य शक्ति का संशोधन करने वाले सर सीमेस ने इजिप्ट जाके वहां पर रिसर्च किया था। इस तरह से अलग अलग प्रकार के पिरामिड के रिसर्च किए हुए थे। और लास्ट में हम लोग गए तो पिरामिड और श्रीयंत्र, हमारे गुरुजी ने कहा कि इजिप्ट में पिरामिड बना, इंडिया में क्यों नहीं बनाया? क्या हमारे भारत पिछड़े हुए थे नॉलेज में? नहीं, पिछड़े हुए नहीं थे। और हमारे जो भारत वाले हैं वही जाके इजिप्ट में पिरामिड को निकाल के उसकी ऊर्जा देखी गई थी। तो हम लोगों ने क्यों यहाँ पर नहीं बनाए, वहीं पर क्यों रह गए? क्योंकि हमारे पास एक यंत्र था, श्री यंत्र। तो श्री यंत्र का अभ्यास किया गया। तो उसके अंदर त्रिकोण, ऊर्ध्व त्रिकोण, अधः त्रिकोण, शिव शक्ति का सिंबॉलिक रूप में, और उसके अंदर फिर अनेक प्रकार के पिरामिड की ही रचना से श्री यंत्र बनाए गए। जैसे ये किताब के अंदर आप देख रहे हैं, श्री यंत्र का कलर फोटो है। श्री यंत्र 3 प्रकार के, भूमि पृष्ठ, मेरु पृष्ठ और कूर्म पृष्ठ, 3 प्रकार के श्री यंत्र बनाए जाते हैं। जिसको सोने के अंदर बनाते हैं, चांदी के अंदर बनाते हैं, तांबे के अंदर बनाते हैं, स्फटिक के अंदर भी बनाते हैं। भूमि पृष्ठ होता है, सीधा होता है, प्लेन फ्लैट, जो हम लोग पूजा घर में रखते हैं। ठीक मेरु पृष्ठ यानी कि पर्वताकार। तो पिरामिड का जो मेरु पृष्ठ श्री यंत्र है उसका देखा गया एंगल, तो एक्सेट पिरामिड की डिग्री का मेरु पृष्ठ यंत्र होता है। तो छोटा सा श्री यंत्र बड़ा से बड़ा पिरामिड का लाभ हमको मिल सकता है। तो इस तरह का है। और तीसरा आता है कूर्म पृष्ठ। कूर्म है यानी कि काचवा जिसको बोलते हैं। तो वो पृष्ठ आता है। तो जैसे 100 साल चांदी का हो तो 40 साल की उसकी आयुष होती है, 100 साल सोने की होती है। वो स्फटिक की आयुष्य अनलिमिटेड होती है, परमानेंट उसकी आयुष्य होता है, यानी कि वो चार्ज और फायदा उतना ही टाइम पर देता है, अनलिमिटेड टाइम में। तो स्फटिक का सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला श्री यंत्र देखा गया। तो ये श्री यंत्र हमारे घर में अगर स्थापित किया जाए, जैसे तांबे का श्री यंत्र हो तो 20 साल तक उसकी ऊर्जा रहती है। मेरे पास है वो चांदी का है, 40 साल तक ऊर्जा रहेगी। फिर अगर कोई ये श्री यंत्र आया, कोई अगर ये बनाए स्फटिक का, सोने का 100 साल और स्फटिक का अनलिमिटेड होती है। तो इस तरह से अब तक कुछ कारीगर खंभात में और मद्रास में जैसे श्री यंत्र बनाने वाले हैं, वो लोग बनाते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अंदर कैलाश यंत्र बनाया था। तो सबसे पहले अच्छा सा अच्छा कैलाश यंत्र आज किसी के पास इंडिया में हो तो धीरूभाई अंबानी के घर में वो वहाँ पर पूजा होती है। वो कैलाश यंत्र स्फटिक का, उससे वो पूजा कर से तो धन संपत्ति के लिए वो सारा फायदा होता है। वो सब थोड़ी सी बातें उन लोगों के लिए सीक्रेट है। तो इस तरह से हमारे यहाँ संस्कृति में जो श्री यंत्र है वो इतने ज्यादा पिरामिड इसके अंदर है अनलिमिटेड, कि हमको ये पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम लोग एक पिरामिड मॉडल बना के उसका उपयोग अलग अलग तरह से ले सकते हैं। ये जानकारी के लिए थोड़ा सा अभ्यास हम लोगों ने किया था। और आगे चल के दूसरी किताब है गृह उपयोगी पिरामिड। उसके अंदर घर के अंदर छत में कैसे उपयोग कर रहा है पिरामिड, घर के अंदर कैसे उपयोग करना है, कहाँ रखना है, कहाँ नेगेटिविटी होती है वास्तुशास्त्र के साथ, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी करने के लिए ये पिरामिड यंत्र अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। वो भी एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। उसके लिए हम लोगों ने वास्तुशास्त्र 1 साल तक सीखा, बाद में उसके प्रयोग किए गए। फिर हम लोगों सीख के उनका फिर उनका एग्जाम ली जाती है। जैसे पिरामिड की एग्जाम ली गई थी, वास्तुशास्त्र की एग्जाम ली गई थी, पेंडुलम की एग्जाम ली गई थी। तो इस तरह अलग अलग विद्याओं की जहाँ जहाँ हम लोग आगे बढ़े उसमें
फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री लिए जाते हैं। थर्ड डिग्री में अगर हम लोग पास होते हो तो ही दूसरे को सिखा सकते हैं या अपनी ऊर्जा के बारे में बता सकते हो, वरना अगर फेल हो जाते हैं तो उसको परमिशन नहीं देते, आपको आगे नहीं बढ़ना है और काम करो। तो जब तक उनके परीक्षा में पास नहीं हो जाओ एग्जाम में, तब तक ये विद्या को आपको देखना नहीं है। यानी कि वास्तु देखने के लिए हम लोग जाते हैं तो वास्तु घर में देख के थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये घर में कैसा ऊर्जा है, कैसा पैसा है, कैसे लोग है, इस तरह का धन है, इस तरह से थोड़ा सा बता सकते हैं। तो जैसे मंदिर है तो ईशान दिशा में होना चाहिए, अगर ईशान दिशा में मंदिर नहीं हो नॉर्थ ईस्ट में, और अगर साउथ ईस्ट में होता है या नॉर्थ साउथ में होता है तो क्या होता है, तो उसके अंदर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या एक व्यक्ति को घर में मेंटल डिजीज होता है। वहाँ पर जहाँ पर मेंटल डिजीज होता है वहाँ पर वो खास भेजा जाता था कि उसके घर का, पेशेंट के घर का वास्तु देख के आओ। ये सब विद्याएं एक दूसरे को जुड़ी हुई, ज्योतिष शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, पिरामिड शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, सब विद्याओं जितनी जितनी हम लोगों को जितना जितना नॉलेज बढ़ाएंगे उतना उतना हम लोग पेशेंट के लिए, अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो जैसे उत्तर दिशा की ओर जहाँ पर सिर रख के अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको बोल देना है कि आप दक्षिण दिशा पर सिर रख कर सो। बाद में हम लोग मेंटल चिकित्सा करेंगे आपकी, क्योंकि दवाई देने से कोई फायदा नहीं जब तक आपका खुद का वास्तु या घर का वास्तु नहीं सुधारे तब तक। तो ये अल्टरनेटिव थेरापी आजकल इंटीग्रेटेड थेरापी करके देहरादून के अंदर थर्ड आई करके हॉस्पिटल डॉक्टर अवधेश पांडे करके, उनके पास में ट्रेनिंग में 10 साल गया था। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग थेरापी की मैंने ली थी। तो हम लोग इंडिया से लगभग 30 लोग आए थे वहाँ पे सीखने के लिए। जैसे फर्स्ट 2 कोर्स अभी भी, दूसरा कोर्स अभी उन्होंने किया था, तब मुझे बुलाया गया था कि आप पिरामिड के ऊपर, आल्केमी साइंस के ऊपर और आयुर्वेद के ऊपर कुछ जानकारी आप दो वास्तुशास्त्र के साथ मिल के। तो ये लोगों को अब पढ़ाओ, और मैं स्लाइड तैयार करके वहाँ गया था और उन्होंने मुझे एयरफेयर आने जाने का प्लेन की टिकट और सम्मान करके अच्छा सा रखा था। आज भी मैं उनको मानता हूँ। वो एलोपैथी के MBBS MD डॉक्टर है, लेकिन 90% दवाई नहीं देते। 90% डिजीज कैन बी क्योर, नॉट ट्रीट। उसको और रिवर्स करना है, रोग को रिवर्स करना है, उसको ट्रीट नहीं। जैसे डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, पूरी जिंदगी दवाई नहीं लेनी है। कैंसर हो, पूरी जिंदगी दवाई नहीं लेनी है। उस समय के बाद उसको रिवर्स करना है और स्वस्थ रखना है। वो थेरापी ये पेशेंट के ऊपर कौन कौन सी थेरापी देना है। जैसे एक थेरापी उन्होंने रिसर्च किया था विश्वरूप चौधरी वगैरह सब मिल के, तो ये थेरापी हॉट इमल्सन की है। तो गर्म पानी का टब आता है, ऑटोमेटिक 40 डिग्री उसमें कट हो जाता है। तो पेशेंट को उसके अंदर बिठाना है 2 घंटे के लिए, या 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम को। तो 2 घंटे अगर पेशेंट को बिठाएंगे तो किडनी नई हो जाएगी और डायलिसिस बंद हो जाएगा, और धीरे 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 वो जैसा पुराना होता है डायलिसिस, उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन होता है, महीने 1.5 महीने या 3 महीने के अंदर वो पूरा डायलिसिस बंद हो जाता है, नई किडनी हो जाती है। तो सिर्फ हॉट इमल्सन यानी गर्म पानी 40 डिग्री का टेम्परेचर वाला, ये उनका एक रिसर्च है। ये भी हम लोग सब जगह प्रसार कर रहे हैं। वर्म थेरापी, साउंड थेरापी, शंख वगैरह बजाने का है, घंटी वगैरह बजाने का है, क्या क्या वाइब्रेशन, कौन कौन से जंतु, बोविस नाम के साइंटिस्ट ने वो रिसर्च किया था हमारे हिंदी संस्कृति के मंत्रनाद आरती वगैरह का, वहाँ पर देखी गई। मंत्र वगैरह का मिकाओ उसु नाम के जो रेकी के मास्टर थे, जैसे एक मंत्र शास्त्र के जापानीज गुरु है, वो हो गए, उन्होंने किताब लिखी है मंत्र शास्त्र। तो हिंदू संस्कृति के सब मंत्रों की कितनी ऊर्जा है वो वर्ल्ड के हेवी माइक्रोस्कोप से स्टडी करके उन्होंने रिसर्च किया। इस तरह से पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के बारे में और देश में भी कौन कौन काम कर रहे हैं। जैसे पांडे साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं जानता भी हूँ, कुछ को नहीं भी जानता हूँ, ये सब काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी थोड़ा इस विषय में काम करके आगे बढ़े। मेरे ख्याल से मेरा समय पूरा हो गया, और कोई बातें बहुत सारी है और पिरामिड के बारे में और अन्य विद्याओं के बारे में कभी हम लोग आगे बात करेंगे। अस्तु, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। खूब खूब आभार, शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर किशोर भाई बलदाणिया साहब आपका। आपने पिरामिड
के जटिल रहस्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए शुक्रिया। अब विनोद भाई चलिए ठक्कर, साहब। आप बोलिए साहब। हेलो। हाँ बोलो बोलो साहब। खूब खूब आभार बलदाणिया साहब। और ठक्कर साहब से अनुरोध है कि कुछ कहे। ये दो किताबें हैं। हाँ एक हाँ बोल। पिरामिडના ગુડ रहस्य, हाँ गुजराती में अभी हिंदी में हो रही है हाँ हाँ। और इंग्लिश में भी होगी। अच्छा अच्छा। पिरामिडના गुड रहस्य नाम हाँ है गुजराती में। तो दूसरी ये है ग्रह उपयोगी पिरामिड। बराबर। और जो 3 केव बनाई है वो तीनों केव का फोटो है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, एक धन्यवाद। भगवा कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लू हाँ कलर की, एक व्हाइट कलर की। हाँ हाँ। तो उसमें तीनों में अलग अलग मंत्र लिखे गए हैं, देख सकते हैं आप। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू आभार साहब।